सभी को नमस्कार। जैसा कि आप हेडिंग में देख सकते हैं, दिस वीडियो इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ पोलर इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन अ कोनिक। यानी इस वीडियो में हम लोग पोलर फॉर्म में कोनिक की कॉर्ड का इक्वेशन डिराइव करने जा रहे हैं। न केवल कंप्लीट डेरिवेशन किया जाएगा, बल्कि इस फार्मूले के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोरोलरी होती है, उसको भी डिराइव करेंगे। यहाँ पर आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि पोलर फॉर्म ऑफ कोनिक्स पर वीडियोस की जो सीरीज़ हमारी चल रही है उसका ये 10वां भाग है, और इस वीडियो से पहले 9 वीडियोस और इस टॉपिक पर बन चुके हैं अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पर। ये बीएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी टॉपिक है। तो अगर आप चाहें तो मैंने सारे वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दिया है, आप जाकर के सभी टॉपिक्स का अध्ययन कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर टॉपिक। सबसे पहले चलिए हम लोग कोनिक को ड्रॉ कर लेते हैं। लेट अस से ये हमारा कोनिक है और ये पोलर एक्सिस है, यहाँ पर फोकस है। और पोलर कोऑर्डिनेट्स में जब हम लोग कोनिक को पढ़ते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो पोल होता है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो पोल होता है, वही हमारे कोनिक का फोकस होना चाहिए। दैट मीन्स फोकस ऑफ द कोनिक मस्ट लाई ऑन द पोल। और अब बात करते हैं, एक कॉर्ड हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं जिसकी इक्वेशन हमें ड्राइव करनी है। लेट अस से दिस इज द कॉर्ड। कॉर्ड का मतलब आप जानते हैं, किसी भी कर्व पर स्थित दो पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है, रेखाखंड होता है, उसी को कॉर्ड यानी जीवा हिंदी में कहा जाता है। सो दिस ग्रीन लाइन एज यू आर वॉचिंग इज द कॉर्ड हुज इक्वेशन वी हैव टू ऑब्टेन। इसका चलिए कुछ नाम रख लेते हैं। लेट अस से पी एंड क्यू। पी क्यू इज द नेम ऑफ दिस कॉर्ड। यहाँ पर हमें इन दोनों पॉइंट्स को भी मेंशन करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जो हमारा कोनिक है ये अधूरा लग रहा है, तो इसको पूरा करने के लिए डायरेक्ट्रिक्स भी ड्रॉ कर लेते हैं। क्योंकि किसी भी कोनिक में दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, एक उसका फोकस और दूसरी उसकी डायरेक्ट्रिक्स। अगली चीज़ जो हमें दी हुई है कॉर्ड का इक्वेशन डिराइव करने के लिए, वो हैं इसके दोनों एंड पॉइंट्स। इनके कोऑर्डिनेट्स हम चलिए मान लेते हैं। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट है r1 कॉमा अल्फा, और पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं दैट इज r2 कॉमा बीटा। तो ये sp और sq, ये दोनों पॉइंट्स p और q के रेडियस वेक्टर हो गए। इसकी लेंथ r1 है और इस रेडियस वेक्टर की लेंथ r2 है। और यहाँ पर ज़्यादातर जो रोल होता है वो एंगल्स का होता है। फाइनली जब फार्मूला डिराइव होकर निकलेगा तो आप देखेंगे उस फार्मूले में r1 और r2 होंगे ही नहीं। दैट फार्मूला विल बी कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम r1 एंड r2। उस फार्मूले में हमें सिर्फ ये एंगल्स अल्फा और बीटा का ही रोल दिखाई पड़ेगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसीडर दीज टू एंगल्स प्रॉपरली। ये जो एंगल है ये हमारा हो गया अल्फा, और यहाँ पोलर एक्सिस से ही स्टार्ट करके जो ये एंगल होगा, ये एंगल हमारा होगा बीटा। नाउ लेट्स राइट द इक्वेशन ऑफ कोनिक फर्स्ट ऑफ ऑल। इक्वेशन ऑफ कोनिक इन पोलर फॉर्म इज L by R is equal to 1 plus E cos थीटा। ये इक्वेशन आप जानते हो, इसमें L सेमी लेटरस रेक्टम होता है कोनिक का और E एसेंट्रिसिटी होती है। R एंड थीटा आर द वेरिएबल्स। अब जैसा कि हम देख सकते हैं, जो पॉइंट P है और ये जो पॉइंट Q है, ये दोनों ही पॉइंट हमारे कोनिक पर लाई कर रहे हैं। तो अगर कोई पॉइंट हमारे कर्व पर लाई कर रहा है तो पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो उसकी इक्वेशन को ज़रूर ही सेटिस्फाई करेंगे। तो हम इन दोनों पॉइंट्स को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, यानी सेटिस्फाई करवा देते हैं। द पॉइंट्स P r1 कॉमा अल्फा एंड Q r2 कॉमा अल्फा लाई ऑन द कोनिक, देयरफॉर दीज टू पॉइंट्स विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द कोनिक। तो चलिए r1 अल्फा जो है हम इसको रखते हैं r और थीटा की जगह पर, यानी कि पॉइंट को सेटिस्फाई करवा देते हैं। तो L बाई r1 इज इक्वल टू 1 प्लस E cos अल्फा। ये हमें मिल गई एक इक्वेशन पहले पॉइंट को सेटिस्फाई करवाने से। और सिमिलरली L बाई r2 इज इक्वल टू 1 प्लस E cos बीटा, ये हमें दूसरी इक्वेशन मिल गई सेटिस्फाई करवाने से। इसके बाद अगला काम जो करना है, हमें कॉर्ड PQ का इक्वेशन लेट कर लेना है। नाउ लेट द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड PQ बी L by R is equal to A cos
थीटा प्लस बी साइन थीटा। चूंकि कार्ड PQ एक स्ट्रेट लाइन है और पोलर फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इसी टाइप का होता है। यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा दें कि पोलर फॉर्म में स्ट्रेट लाइन कैसे लिखी जाती है, और जो लोग स्ट्रेट लाइन का टॉपिक विस्तार में पढ़ना चाहते हों वो जो प्लेलिस्ट के लिंक मैंने दिए हैं वीडियोस के, उसमें आई थिंक दूसरा या तीसरे नंबर पर वीडियो है जो कि स्ट्रेट लाइन पर डेडिकेटेड है पूरा पोलर फॉर्म में। तो वहाँ पर आपको पढ़ाया गया है कि पोलर फॉर्म में जो इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की वो कुछ इस प्रकार की होती है, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा इज इक्वल टू c बाई आर। वैसे यहाँ पर ये जो a, b और c हैं ये आर्बिट्रेरीली टेकन कॉन्स्टेंट्स हैं, लेकिन आपको बता दें कि पोलर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होते हैं, 2 ही होते हैं। मतलब आप इस c को चाहे यहाँ डिवाइड कर दें इस तरफ, तो ये a अपॉन सी और b अपॉन सी जो आ जाएगा उसको नए नाम दे करके आप 2 नए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बना सकते हैं। और दूसरे शब्दों में मैं इसे ऐसे समझा सकता हूँ कि यहाँ c के स्थान पर आप कोई भी अपनी इच्छा से कोई भी कांस्टेंट यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने c के स्थान पर यहाँ हमने l यूज़ कर लिया है ताकि हम यहाँ इस कॉन्ग्रुएंस को मेंटेन कर सकें। सभी इक्वेशन में l बाई चल रहा है, तो हम इस इक्वेशन में भी l बाई आर दे सकते हैं। कारण यही है कि यहाँ दिखने के लिए 3 कांस्टेंट होते हैं, लेकिन इसमें से इंडिपेंडेंट कांस्टेंट 2 ही हैं, तीसरा डिपेंड कर जाता है। तो आप तीसरे को अपनी इच्छा अनुसार कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। दैट्स वाई आई हैव एज्यूम्ड दिस कॉर्ड ए बी एज l बाई आर इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस b साइन थीटा। तो अब हमारी इस इक्वेशन में 2 कांस्टेंट ही आर्बिट्रेरी हैं, एक a है और दूसरा b है। और अगर हमें फाइनली इसी कॉर्ड की इक्वेशन ऑब्टेन करनी है तो हमें इन a और b को ही हटाना होगा इस इक्वेशन से, यानी इनकी वैल्यूज किसी तरीके से फाइंड आउट करके यहाँ पे वापस रखनी होंगी। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3 फॉर अस। अब अगला कॉन्सेप्ट जो हमें यहाँ पर अप्लाई करना है वो ये है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो P और Q ये दोनों पॉइंट्स हैं ये आपकी कॉर्ड के ऊपर भी तो लाई करते हैं, यानी जो कॉर्ड का इक्वेशन हमने लेट किया है उस कॉर्ड के इक्वेशन को भी ये दोनों पॉइंट्स R1 अल्फा और R2 बीटा जो है ये सेटिस्फाई करेंगे। तो पॉइंट P से सेटिस्फाई करेंगे तो R की जगह R1 रखना होगा और थीटा की जगह अल्फा रखना होगा, a cos अल्फा प्लस b साइन अल्फा। इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन नंबर 4 बोलेंगे और पॉइंट Q से सेटिस्फाई करवाइए, आपको मिलेगा l बाई R2 इज इक्वल टू a cos बीटा प्लस b साइन बीटा। इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब आइए देखते हैं कि इन इक्वेशंस को यूज़ कैसे करना है। जरा इक्वेशन नंबर 1 पर ध्यान दीजिए, l बाई R1 इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस एल्फा है इसमें। और इक्वेशन नंबर 1 के बाद आप जरा इक्वेशन नंबर 4 पे ध्यान दीजिए, दोनों इक्वेशंस आपके स्क्रीन पर दिख रही हैं। l बाई R1 यहाँ भी आपको दिख रहा है और l बाई R1 आपको यहाँ भी दिख रहा है इक्वेशन नंबर 4 में। तो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 इन दोनों का यूज़ करके, चूंकि इनके लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो हम इनके राइट हैंड साइड्स को इक्वेट कर देते हैं। चलिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 a cos अल्फा प्लस b साइन अल्फा इक्वेशन 4 से ये हमने लिया और इक्वेशन 1 से हमने लिया 1 प्लस ई कॉस अल्फा। अब थोड़ा सा इसमें हम इधर उधर टर्म्स को कर लें, जैसे कॉस अल्फा वाले 2 टर्म्स को एक तरफ ला करके कॉमन कर लें, तो a माइनस ई कॉमन में रहेगा कॉस अल्फा प्लस b साइन अल्फा इज इक्वल टू, सॉरी ये 1 को भी सारे टर्म्स को एक ही तरफ ले आइए, इज इक्वल टू 0। आगे अभी आपको इसका कारण पता चलेगा। एंड वी आर गोइंग टू नेम दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 6। अब यही तुलना हम इक्वेशन नंबर 2 की और 5 की कर देते हैं। आप देखिए, आपको एक ही फ्रेम पर दोनों इक्वेशन दिख जाएंगी। ये इक्वेशन 2 अब आप देख लीजिए जिसमें l बाई R2 है, और ये इक्वेशन नंबर 5 आप देख लीजिए जिसमें इसमें भी l बाई R2 है। तो चूंकि दोनों के लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो इनके राइट हैंड साइड्स को चलिए हम लोग इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशंस 2 एंड 5
वी गेट ए कॉस बीटा है और बी साइन बीटा है इज इक्वल टू उधर मिलेगा आपको 1 प्लस ई कॉस बीटा। ये दोनों इक्वेशंस की तुलना करने पर हमको मिला। फिर जैसा पिछले स्टेप में किया है बिल्कुल वही काम करिए। ए माइनस ई कॉस बीटा प्लस बी साइन बीटा इज इक्वल टू, सॉरी -1 भी इधर ही लाना है। दोनों इक्वेशंस को एक ही फॉर्मेट में लाके कर लीजिए। ये इक्वेशन नंबर 7 हो गई हमारे लिए। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को 6 को और 7 को, इनको गौर से देखिए, दोनों का फॉर्मेट बिल्कुल सेम कर लिया है मैंने। और हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है ए और बी के लिए। तो यहां पर हम लिखेंगे सॉल्विंग दीज इक्वेशंस, सॉल्विंग इक्वेशंस 6 and 7 for a minus e and b। a माइनस ई का चूंकि हमारे पास ग्रुप बना हुआ है तो हम a माइनस ई और b के तौर पर लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और काबिले गौर है कि इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जो सबसे शॉर्टेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे स्मार्टेस्ट तरीका होगा वो होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेट मी गिव यू द रीजन। और ये सोल्यूशन हम करेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हिंदी मीडियम के लोग इसको वज्रगुणन विधि कहते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज़ करने से फ़ायदा क्या होगा कि ये जो दोनों लीनियर इक्वेशन है 6 और 7, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म की है। मतलब ये कोई न्यूमेरिकल टाइप की नहीं है कि 2x + 3y = 5 टाइप की। वो छोटी मोटी जो लीनियर इक्वेशन होती है उनको आप एलिमिनेशन मेथड द्वारा या किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब आपकी लीनियर इक्वेशंस थोड़ी भारी भरकम आकार की नज़र आ रही हों तो उस स्थिति में सबसे कम जगह में और सबसे कम टाइम में इक्वेशंस को सॉल्व करने का सबसे हाई लेवल मेथड जो होता है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। अब यहाँ पर हम आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का थोड़ा सा रिमाइंडर करवा देते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में एक ओवरव्यू क्या है किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने का। लेट मी शो यू। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का थोड़ा सा फंडा आपको यहाँ पर हम समझा देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आपकी लीनियर इक्वेशन पहले बात तो इस फॉर्म में लिखी होनी चाहिए, ax + by + c = 0। यानी राइट हैंड साइड में आप 0 कर लीजिए, जो भी कुछ है कांस्टेंट टर्म को भी आप लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखें। ये जनरल फॉर्म होती है आपकी लीनियर इक्वेशन की। और दो इक्वेशन होंगे तो सपोज करिए ये a1 b1 c1 है कोफिशिएंट्स, और दूसरी इक्वेशन में a2 b2 c2 है। ठीक है ना। तो ये आपकी दो इक्वेशंस हैं। अब इसके बाद आपको ये करना होता है कि ये जो कोफिशिएंट्स आप देख रहे हैं ए बी सी करके दोनों इक्वेशन में, इनको आपको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रखना होता है और उस ऑर्डर का कोड आपको याद कर लेना चाहिए, दैट इज BCAB। ये ऐसा कोड है, एक नुस्खा है जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को सीखने में बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। ये BCAB क्या है, इस ऑर्डर में हम इन कोफिशिएंट्स को ऊपर नीचे रखते हैं और फिर उसके बाद हम इस तरीके से क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साइन लगाते हैं। अब चलिए हम अपने ओरिजिनल प्रॉब्लम में चल के इसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। चलिए अब कोफिशिएंट्स को हम लोग BCAB ऑर्डर में रखते हैं। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि a माइनस ई और b, ये जो दो चीज़ें हैं ये तो आपके अननोन्स हैं जिनके लिए आप सिस्टम सॉल्व कर रहे हो। तो कोफिशिएंट की भूमिका यहाँ ये कॉस अल्फा, ये साइन अल्फा, ये कॉस बीटा और ये साइन बीटा ये निभाएंगे। और C1 C2 जो कांस्टेंट होते हैं उसकी जगह पे आपका ये -1 और ये -1 रहने वाला है। सो पुटिंग द कोफिशिएंट्स इन ऑर्डर ऑफ BCAB, तो B का मतलब पहले आएगा ये सेकंड नंबर वाला साइन अल्फा, फिर C ये आएगा -1, फिर A आएगा ये कॉस अल्फा और फिर B आएगा साइन अल्फा। तो कई लोग को ये मेथड पहले से आता होगा, बाकी लोग ये बड़ी ही काम की चीज़ बता रहा हूँ, इसको सीख लें। साइन अल्फा, देन आया -1, फिर आया कॉस अल्फा और फिर आता है एक बार फिर से साइन अल्फा, BCAB। फिर इसी के नीचे सेम ऑर्डर में दूसरे इक्वेशन के कोफिशिएंट्स को लिख लीजिए, दैट इज साइन बीटा -1 कॉस बीटा एंड साइन बीटा। अब यहां पर आपको बता दें कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे चलता है, और इस मेथड का नाम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही इसलिए होता है क्योंकि इस पैटर्न पे आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करना होता है। ठीक है, आगे बता दें कि इसका सोल्यूशन होना कैसे होता है।
जो आपका पहला अननोन होता है लाइक x होता है तो x अपॉन, तो यहाँ x के स्थान पर a माइनस ई है तो a माइनस ई अपॉन, ये क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई लेना होता है। साइन अल्फा का आएगा -1 के साथ मल्टीप्लाई करिए तो हो गया माइनस साइन अल्फा, और बीच में माइनस रहेगा और फिर ये वाला प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है ना, ए बी माइनस बी सी, ये पैटर्न होता है। तो ये वाला प्रोडक्ट है माइनस साइन बीटा, और आपका ये माइनस यहाँ पे पहले से ही है तो दो माइनस के कारण ये प्लस हो जाएगा, और ये हो गया साइन बीटा इज इक्वल टू, अब आता है दूसरा वेरिएबल जो कि y होता है, y के जगह पर हमारा यहाँ पर b चल रहा है, फिर आएगा आपका दूसरे वेरिएबल के लिए ये दूसरा वाला पेयर लिया जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, दैट इज माइनस कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा। प्लस कैसे हुआ है, एक माइनस हमारे फार्मूले में होता है और एक माइनस यहाँ प्रोडक्ट में है, तो ये हो गया प्लस कॉस अल्फा। और तीसरे नंबर पे हमारा यहाँ पे फिक्स है, और वो जो है तीसरे नंबर पे आप देखिए कि जो c की जगह पे क्या है, और यहाँ तीसरे रेशियो में 1 फिक्स होता है, मतलब यहाँ 1 ही होता है। मतलब इसका मॉडल समझ लीजिए कि x अपॉन पहला वाला प्रोडक्ट, और फिर होता है y अपॉन दूसरा वाला प्रोडक्ट, और फिर तीसरे नंबर पे 1 अपॉन होता है, 1 अपॉन ये जो तीसरा पेयर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सेट बनेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का ऐसे। तो ये आपको याद रखना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में कि यहाँ 1 ही फिक्स है, आपके कोफिशिएंट्स में वहाँ इक्वेशंस में कुछ भी हो तो 1 के नीचे ये तीसरा वाला पेयर बनेगा जो कि है कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस ये कॉस बीटा साइन अल्फा, कॉस बीटा साइन अल्फा। तो चलिए थोड़ा सा रिपीट करते हैं, a माइनस ई अपॉन, इसको आप चाहे तो साइन बीटा माइनस साइन अल्फा लिख लीजिए, साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, फिर b अपॉन जो है इसको भी आप सीधा करके लिख लीजिए कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, और फिर उसके बाद ये जो 1 अपॉन है इसमें आप लोग फॉर्मूला पहचान सकते हैं, इसमें आप साइन को पहले पढ़िए तो साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा साइन अल्फा, दिस इज वेल नोन फार्मूला ऑफ साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, दैट इज ये बनेगा साइन बीटा माइनस अल्फा। तो अब आगे की प्रक्रिया ऐसे चलने वाली है कि हम ये फर्स्ट वाले रेशियो को थर्ड वाले रेशियो के साथ इक्वेट करेंगे तो हमको ये a माइनस ई मिलेगा, और सेकेंड रेशियो थर्ड रेशियो को जब हम एक साथ लेंगे तो हमें b मिलेगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड रेशियो वी आर गोइंग टू गेट a माइनस ई, फर्स्ट और थर्ड लेंगे फिर ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है ये इस पार आ जाएगा, तो कुछ इस तरीके से आपको मिलने वाला है साइन बीटा माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा। अब यहाँ हमें कुछ सिंप्लीफिकेशन करने पड़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगाइए साइन सी माइनस साइन डी के पैटर्न पे, तो 2 कॉस बीटा प्लस अल्फा बाई 2 साइन बीटा माइनस अल्फा बाई 2, और नीचे फॉर्मूला लगेगा हमारा जैसे साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 होता है, हाफ एंगल वाला फॉर्मूला, तो उस पैटर्न पे इसको तोड़िए तो 2 साइन बीटा माइनस अल्फा बाई 2 कॉस बीटा माइनस अल्फा बाई 2, ये मैंने साइन के लिए जो हाफ एंगल का फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे अप्लाई कर दिया। नाउ यू विल सी दैट सम फैक्टर्स आर बीइंग कैंसिल्ड, कॉस बीटा प्लस अल्फा को आप अल्फा प्लस बीटा लिख लो घुमा करके, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और ये जो नीचे वाला कास है इसको ऊपर करके सेक बना करके ले जाइए तो ये बीटा माइनस अल्फा बाई 2 ही रहेगा। अब ये चीज़ हमारी a माइनस ई थी, लेकिन हमारा टारगेट तो a को फाइंड आउट करना है, तो अब यहाँ इस स्टेज में आकर के आप e को माइनस ई को इस पार भेज दीजिए तो ये प्लस ही हो गया, ये हमारे लिए वैल्यू आ गई a की। चलिए इसको इक्वेशन नंबर 8 कर देते हैं क्योंकि 7 तक हम पहले ही कर चुके थे, और अब इसी तरीके से चलिए b के लिए सॉल्व कर लिए, जिसके लिए आपको इसका सेकेंड और थर्ड रेशियो लेना है, आप ध्यान से देख लीजिए। तो अब इसी तरीके से टेकिंग सेकेंड एंड थर्ड रेशियो हम लेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, और ये इस तरफ ले आएंगे आप राइट हैंड साइड में, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा
अब उसी तरीके के सिंप्लीफिकेशन एक बार फिर करने पड़ेंगे। कॉस सी माइनस कॉस डी के पैटर्न पे फॉर्मूला लगाइए, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और इंटू साइन डी माइनस सी, उल्टा होता है इस फॉर्मूले में, यानी बीटा माइनस अल्फा आएगा, बीटा माइनस अल्फा बाई 2। और नीचे वही हाफ एंगल के पैटर्न पे सेम तोड़िए, 2 साइन बीटा माइनस अल्फा बाई 2 कॉस बीटा माइनस अल्फा बाई 2, सम टर्म्स आर गेटिंग कैंसिल्ड। तो फाइनली हमें यहाँ पे मिलने जा रहा है साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और ये जो कॉस नीचे है ये ऊपर जाके सेक बन जाएगा, जस्ट लाइक इन द प्रीवियस स्टेप, इट इज सेक बीटा माइनस अल्फा बाई 2। सो दिस बी, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 9 की तरह बोल सकते हैं। और अब चलिए, जैसा कि हमारा टारगेट था, हम इन ए और बी की वैल्यूज़ को जो हमने फाइंड आउट कर ली हैं, इनको जो कॉर्ड की इक्वेशन हमने लेट की थी इक्वेशन नंबर 3, उसमें चल के पुट कर देते हैं। पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर 3। अब पिछले फ्रेम में जाना पड़ेगा, इसलिए हम आपको याद दिला दें कि हमने इक्वेशन क्या मानी थी। हमने एल बाई आर माना था कॉर्ड के इक्वेशन में, ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा, जहाँ पर ए और बी ही आर्बिट्रेरी वैल्यूज़ थी जिनको हमने अभी फाइंड आउट कर लिया है। तो चलिए यही ए और बी हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। नाउ एल बाई आर इज इक्वल टू, ए की वैल्यू अभी अभी हमने प्राप्त करी थी, ई प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 सेक बीटा माइनस अल्फा बाई 2, और इसके साथ में रहेगा कॉस थीटा, और प्लस बी की जगह आपको रखना होगा साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 सेक बीटा माइनस अल्फा बाई 2, और इसके साथ में हमें साइन थीटा यहाँ पे लगाना है, दैट इज साइन थीटा। अब चलिए इन टर्म्स में से हमें कुछ चीज़ों को कलेक्ट करना है, कुछ को कॉमन लेना है और फाइनल सिंप्लीफिकेशंस कर लीजिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये ई कॉस थीटा वाला टर्म जो है ये बिल्कुल अलग है, एल बाई आर इज इक्वल टू ई कॉस थीटा, प्लस फिर एक टर्म ये कॉस और ये कॉस थीटा साथ में लेते हुए, और एक ये टर्म साइन थीटा वाला। इन दोनों टर्म्स में आप देखिए, इस वाले में और इस वाले में कुछ चीज़ें आपको कॉमन मिल जाएंगी, जैसे ये सेक बीटा माइनस अल्फा बाई 2 यहाँ और यहाँ दोनों जगह कॉमन मिल रहा है। तो इसको हम लोग कॉमन में सेक बीटा माइनस अल्फा बाई 2 कॉमन में रख के अंदर देखते हैं क्या क्या बचता है। तो यहाँ बचेगा कॉस अल्फा, इसमें कॉस थीटा को हम लोग पहले लिख लें, तो जो फॉर्मूला हमें अंतिम बनने जा रहा है उसमें थीटा पहले ही लिखना चाहिए, कॉस थीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और प्लस साइन थीटा साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और यहाँ पर भी आप देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले बन रहे हैं। तो ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी पैटर्न है, जो कि कॉस ए माइनस बी का फार्मूला होता है। तो एल बाई आर इज इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस सेक बीटा माइनस अल्फा बाई 2, और ये फार्मूला हमारा बन गया कॉस ए माइनस बी के पैटर्न पे, तो थीटा माइनस ये बी की जगह एंगल है अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ये फाइनली वी आर गोइंग टू गेट आवर इक्वेशन एल बाई आर इज इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस, यहाँ पे इस सेक को हम लोग बाद में रख लेंगे, याद करने के पर्पज़ में हमें ऐसे ही लिखना होता है, कॉस थीटा माइनस अल्फा और बीटा जो आपके कॉर्ड के एंड पॉइंट के एंगल्स थे वही हैं, और जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि जो हमें अंतिम इक्वेशन मिलेगी उसमें R1 R2 यानी रेडियस वेक्टर्स का कोई रोल नहीं रहेगा, उसमें सिर्फ एंगल्स का ही रोल आपको देखने को मिलेगा, बीटा माइनस अल्फा बाई 2। तो यही फार्मूला है कॉर्ड का, आप इस इक्वेशन को याद कर सकते हैं। देखिए ये तो कॉर्ड का मेन इक्वेशन है, लेकिन इसके बाद हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन कोरोलरी होती है इसी कॉर्ड के इक्वेशन से रिलेटेड, जिसका उपयोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इस मेन इक्वेशन से भी ज़्यादा होता है। इसमें कहा जा रहा है कि पोलर इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड सबटेंडिंग अ कांस्टेंट एंगल एट द पोल, और उस कांस्टेंट एंगल का नाम हम लोग अपने लिए 2 बीटा लेकर के चलेंगे। चलिए उसका फार्मूला जो है, जो मेन इक्वेशन हमने अभी डेराइव की है उसमें ही कुछ चेंजेस करके हम वो फार्मूला प्राप्त कर लेंगे, कोई पूरा फुल डेरिवेशन उसके लिए नहीं करना है। ये रहा आपका कोनिक, ये रही पोलर एक्सिस, और ये रही आपकी कॉर्ड।
यही कॉर्ड है जिसके इक्वेशन की बात हम लोग करने जा रहे हैं। ये फोकस कम पोल दोनों चीज़ों की भूमिका यही पॉइंट अदा कर रहा है। और सबटेंड कर रही एंगल, सबटेंडेड एंगल का मतलब तो जानते हैं ना कि कोई लाइन सेगमेंट किसी पॉइंट पर जो ये बीच वाला एंगल बनाता है, इसको द एंगल सबटेंडेड बाय अ लाइन सेगमेंट एट अ पॉइंट कहते हैं। तो यही एंगल हमको एक कांस्टेंट एंगल है 2 बीटा। तो यहाँ 2 बीटा तो मान लो एक एंगल दिया हुआ है, हम इस P का एंगल मान लेते हैं अगर अल्फा माइनस बीटा, और इस पॉइंट Q का एंगल हम लेट कर लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। ऐसे क्यों, खास तौर पर क्यों माना है? क्योंकि आप देखिए अगर हम अल्फा, ये दोनों जो एंगल हैं इनका डिफरेंस ही ये बीच का एंगल होना चाहिए। देखिए इतनी बात तो आपको समझनी पड़ेगी कि अगर इस एंगल में, मतलब एक्सिस के साथ जो ये पूरा एंगल है, इसमें अगर हम इतना एंगल माइनस कर देंगे तभी ये बीच का एंगल आता है हमारा। और ये बीच का एंगल इस केस में हमारे लिए 2 बीटा दिया जा रहा है। यानी इस वाले पॉइंट के वेक्टोरियल एंगल में हमें इस वाले पॉइंट का वेक्टोरियल एंगल घटा देना है। तो आप अल्फा प्लस बीटा में अगर अल्फा माइनस बीटा माइनस करेंगे तो अल्फा अल्फा कट जाएगा और ये 2 बीटा बनेगा, आप देख सकते हो। सो दिस इज द रीजन behind assuming these angles in this pattern अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि जो छोटा एंगल है वो P का होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक P का एंगल इतना ही होता है और Q का एंगल बड़ा एंगल है। तो ये अल्फा माइनस बीटा जो है वो ये माइनस की वजह से छोटा एंगल लग रहा है हमको, और अल्फा प्लस बीटा जो है वो जाहिर है प्लस बीटा होने के कारण एक बड़ा एंगल प्रतीत हो रहा है। तो गलती से आप अल्फा माइनस बीटा को ये वाला ना मान लें, आपको अल्फा माइनस बीटा छोटे वाले एंगल को रखना है और अल्फा प्लस बीटा वैल्यू आपको देनी है बड़े वाले एंगल को। अब जैसा कि हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ कॉर्ड अभी देखा है, फार्मूला डिराइव किया है पिछले केस में, दैट इज L बाई आर इज इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस 2। ये हमारा इक्वेशन जो ओरिजिनल इक्वेशन है कॉर्ड का। अब इसमें ही हम चेंजेस कर लेते हैं अपने, यानी जहाँ पर अल्फा एंगल है, यानी पहला एंगल, तो अल्फा की जगह हमें ये चीज़ रख देनी है अल्फा माइनस बीटा, और जहाँ इसमें बीटा है वहाँ पर हमें अल्फा प्लस बीटा रख देना है। अल्फा की जगह, पहले एंगल की जगह हमें अल्फा माइनस बीटा रखना है, अल्फा माइनस बीटा, और प्लस दूसरे एंगल बीटा के स्थान पर हमें अल्फा प्लस बीटा रखना है, अल्फा प्लस बीटा और बाई 2 कर दीजिए इसका, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, सेक जो है हमें चाहिए दोनों एंगल्स का डिफरेंस, और अभी हमने आपको बताया है कि जब इसमें इसको घटाओगे, इसका इससे डिफरेंस लोगे आप, तो वो 2 बीटा ही बचता है। तो ये डिफरेंस जो आएगा वो 2 बीटा बचेगा। आप थोड़े कैलकुलेशंस अपने आप भी देख सकते हो। तो फाइनली हमारे पास एक इक्वेशन इस पैटर्न पे आने वाली है, L बाई आर इज इक्वल टू ई कॉस थीटा। मतलब हर इक्वेशन में इतना पार्ट तो सेम रहता है, आगे वाले जो टर्म्स हैं वो काफ़ी छोटे और सिंपल आपको अब नजर आएंगे। ये टर्म बन जाएगा थीटा, यहाँ पर आप देख सकते हो बीटा कैंसिल हो गया, 2 अल्फा बाई 2 केवल अल्फा बचेगा, तो थीटा माइनस अल्फा और सेक बीटा। तो आप देख सकते हो कि पिछली वाली इक्वेशन की तुलना में ये इक्वेशन ज़्यादा सिंपलर नज़र आ रही है, ज़्यादा सिंपल दिखती है, और जो चीज़ें सिंपल होती हैं वही ज़्यादा अपील करती हैं। सिंप्लिसिटी इज़ दैट मैटर्स। तो सिंपल इक्वेशन होने के कारण ही ज़्यादातर क्वेश्चंस में इसका यूज़ हमें देखने को मिलता है। तो इसके क्वेश्चंस हम लोग और किसी वीडियो में सॉल्व करके देखेंगे। पूरे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कतें हैं, आपको कोई भी डाउट है जो आपको पूछना है, तो आप लोग कमेंट्स में मुझे बता सकते हो और मैं उनको अगले वीडियोस में शामिल करूंगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।